या निकुल पटेल। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर किरण छाबैया। आपने बजट के बारे में भी काफी अच्छी तरीके से बजट का ओवरऑल व्यू बताया। अभी हमारी बारी है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हुए तो वो हमें बताए। तो स्पेसिफिकली मेरा जो एक्सपर्टाइज है जीएसटी के अंदर, तो मैं बजट के अंदर जो जीएसटी में जो चेंजेस आए हुए तो वो ही मैं डिस्कस करूंगा। हार्दिक स्लाइड। ओके, फर्स्ट स्लाइड। एक सेकेंड। ओके, अभी बजट के अंदर जीएसटी के अंदर इतना कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आए, फिर भी काफी चेंजेस ऐसे है कि जैसे न्यूज मीडिया में तो आपने पढ़ ही लिया है कि रेट ऑफ कस्टम में ये रेट चेंज हुआ, ये रेट चेंज हुआ, लेकिन जीएसटी के अंदर कोई रेट चेंज नहीं हुआ है। जीएसटी के अंदर कई सारे नए सेक्शन इंसर्ट किए हैं और कई सारे सेक्शन को अमेंड किया है और काफी 2-3 सेक्शन को ओमिट भी किया हुआ है, यानी कि कायदे में से निकाल दिया है। तो आज हम बात करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो आपको सबको पता ही है, यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए सभी टैक्स पेयर जो भी करदाता है उसका यही एक इश्यू है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब से जीएसटी लॉन्च हुआ है, जब से जीएसटी कायदा बना हुआ है 1 जुलाई 2017 से लेके आज तक 4 साल होने के हुए, फिर भी अभी तक कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट में काफी लिटिगेशन आ रहे हैं। ये ऐसा माना जाता है कि ये फैमिली का ऐसा बेटा है कि जो काफी मुसीबतों का सामना फैमिली को करना पड़ता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका बेसिक से आइडिया बता दे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो क्रेडिट कब कब लेनी है, उसकी एलिजिबिलिटी सेक्शन है सेक्शन 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। तो अभी ये सेक्शन में क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलेगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने के लिए आप कुछ कंडीशन मेंशन किए थे सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 के अंदर। तो मैं कुछ सेक्शन बताने वाला नहीं हूं, लेकिन एक लेमन लैंग्वेज की तरह कि जैसे टैक्स पेयर है उसको बिजनेस में कैसे इफेक्ट करता है, तो लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो कोई सेक्शन पढ़ना नहीं है, लेकिन इन शॉर्ट कहने का मतलब कि पहले ऐसा सेक्शन था कि आपके पास टैक्स इनवॉइस बिल होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए या टैक्स इनवॉइसेस होना चाहिए, और आपकी गुड्स और सर्विसेज या फिर बोथ दोनों सप्लाई होनी चाहिए। तीसरा, सामने वाला बंदा जो भी सामने वाला सप्लायर वो टैक्स पेमेंट करना चाहिए। और चौथी कंडीशन ये थी कि सेक्शन 39 के अंदर वो रिटर्न फाइल करना चाहिए। यानी सेक्शन 39 के अंदर जीएसटीआर 3 भी रिटर्न आता है। एक्चुअली जीएसटीआर 3 भी कोई रिटर्न नहीं है। पहले जीएसटीआर 1, 2 और 3 ये 3 रिटर्न नोटिफाई किए गए थे जुलाई 2017 में, लेकिन बाद में काफी सारे लिटिगेशन पीआईएल फाइल हुई, हाईकोर्ट में गया मैटर, तब ये लोगों ने सेक्शन 39 को रिवाइज किया और उसके अंदर मेंशन किया कि जीएसटीआर 3 भी जो हम हर महीने अपने फाइल करते हैं 22 या 24 तारीख को जो फाइल करते हैं वो रिटर्न जिसमें टैक्स पेमेंट करते हैं, तो वो रिटर्न सेक्शन 39 के अंदर वो लोगों ने मेंशन कर दिया कि सेक्शन 39 के अंदर ये रिटर्न इनपुट हो रहा है। तो अभी क्या हो रहा था कि ये लोगों ने क्या किया कि जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात है चल रही है, तो वहां पे गवर्नमेंट जब जुलाई 2017 को जब जीएसटी लॉन्च हुआ तब सरकार का एक ही मोटिव था कि सबको जो क्रेडिट चाहिए वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। गुड्स एंड सिंपल टैक्स है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपको कोई रिस्ट्रिक्ट करने वाला नहीं है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाओगे। लेकिन जैसे जैसे पीरियड चलता गया आप देखते ही जा रहे हो कि हर कोई नोटिफिकेशन, हर कोई रूल, हर कोई ओवर रूल, हर कोई सेक्शन के अंदर चेंजेस करके आते हैं और उसके अंदर आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। पहले गवर्नमेंट ने सेक्शन के साथ 16(1) के अंदर सेक्शन कंडीशन डाली हुई थी कि आपको रिटर्न फाइल सामने वाला सप्लायर को टैक्स भरना पड़ेगा। हाँ, हमने मान लिया कि सामने वाला बंदा टैक्स पेमेंट कर रहा है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सामने वाला बंदा टैक्स तो पेमेंट कर रहा है, लेकिन वो अपने जीएसटीआर 1 आउटवर्ड सप्लाई जो रिटर्न होता है उसके अंदर वो बिल अपलोड नहीं कर रहा था। इसी की वजह से जीएसटीआर 2A के अंदर, जीएसटीआर 2B के अंदर वो बिल रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा था कि टैक्स पेयर अपने पास टैक्स इनवॉइसेस होने के बावजूद वो क्रेडिट लेना चाहता है, फिर भी गवर्नमेंट वो रिस्ट्रिक्ट लगाती है कि अगर
जीएसटीआर 2A या फिर 2B के अंदर आपकी बिल की क्रेडिट बिल नहीं शो हो रहे तो आप उसकी क्रेडिट नहीं ले सकते। वो कब लेके आए, वो लाए रूल 36 सब रूल 4, उसके अंदर वो रिस्ट्रिक्शन लाना चालू कर दिया। 36 सब रूल 4 उसके अंदर, स्लाइड चेंज, 36 सब रूल 4 वो लोगों ने पहले इंसर्ट किया 9 अक्टूबर 2019 को। तो उस टाइम पे तो वो लोगों ने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप 100% जो आपके पास बिल है उसकी क्रेडिट नहीं ले पाओगे। आपकी 2B में 2A में जो क्रेडिट दिख रही है उसका मैक्सिमम 120%, यानी कि 100 रुपीज दिख रहा है 2B के अंदर, तो उसका आप 120% तक ही ले पाओगे। यानी कि आपके दूसरे जो बिल शो नहीं हो रहे तो उसकी आपकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। ये लोगों ने रूल 36 सब रूल 4 रिस्ट्रिक्ट करना चालू किया। हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, काफी ट्रेड एसोसिएशन ने दिया, लेकिन ये लोगों ने बार बार 36 सब रूल 4 को चेंज करते गए। 20% में से 10% किया, 10% में से 5% किया, अभी 1 जनवरी 2020 से 5% लिमिट उसकी कर दी। तो ये गवर्नमेंट का एक स्टेप दिखाई देता है कि काफी रिस्ट्रिक्शन डालते गए। इसके साथ एक और कंडीशन है कि जैसे किसी भी बिल का पेमेंट 180 डेज के अंदर अगर पेमेंट नहीं हो रहा है तो आपको रूल 37 के हिसाब से आपको उसकी क्रेडिट गवर्नमेंट को रिवर्स करनी पड़ेगी विद इंटरेस्ट। जब भी आप उसका पेमेंट करोगे सप्लायर को बिल का, तभी आप उसकी क्रेडिट रिसीव कर सकते हो, ये फिर से आप उसकी क्रेडिट रिसीव कर सकते हो। तो ये गवर्नमेंट का स्टेप देखा जाता है कि आप एक के बाद एक आपको टैक्स पेयर को, जेन्युइन जो टैक्स पेयर है उसकी आईटीसी रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। हालांकि वो बोगस बिलिंग और फ्रॉस्टर जो मार्केट में चल रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट उसको स्टॉप करने की वजह से जो एक्चुअल जो टैक्स पेयर है, जो करदाता सही है, उसको काफी नुकसान हो रहा है। अभी ये सेक्शन के अंदर, प्रीवियस स्लाइड, ये सेक्शन के अंदर बजट के अंदर, प्रीवियस स्लाइड, ये सेक्शन बजट के दौरान ये सेक्शन नया इंसर्ट किया गया, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लोज AA। ये सेक्शन इंसर्ट करने के बावजूद ये जो रूल जो था 36 सब रूल 4 उसको बैक दे रहा है, यानी कि उसको मजबूत दे रहा है कि आप अभी कोई भी कायदे के अंदर ही ऐड कर दिया है। ये कायदे के अंदर अभी जो सेक्शन 39 लिखा हुआ था उसको चेंज करके सेक्शन 37 लिख दिया, यानी कि सेक्शन 37 यानी सामने वाला बंदा सप्लायर है, वो अपने GSTR 1 के अंदर या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी पोर्टल है उसके अंदर आपका बिल का अगर इनवॉइस वो इनपुट करेगा तो ही आपको क्रेडिट मिलेगी। ये तो नाइंसाफी होगी। अगर सामने वाला बंदा भी उसका भी सामने वाले बंदे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले तो फिर कैसा पॉसिबल होगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसका कंक्लूजन में इतना ही निकलता है कि अगर ये नॉन कंप्लायंसेस अपने करेंगे रूल 36 सब रूल 4 और ये जो नया सेक्शन इंसर्ट किया हुआ है कि आपको क्रेडिट तभी मिल पाएगी जब आपके GSTR 2B में दिखेगा। लास्ट में अपने इतना ही कह सकते हैं, कंक्लूजन इतना ही निकलता है कि GSTR 2B में दिखेगा तो ही मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हमने बात कर ली इनपुट टैक्स क्रेडिट की, जो काफी लिटिगेशन वाला मामला था। वो तो हमने देख लिया कि गवर्नमेंट हमें छोड़ने वाली है नहीं, वो पूरा सिस्टम बनाना चाहती है। उसके बाद ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ साथ जुड़ा हुआ है चेंजेस इन GST रिटर्न, जो बजट में निर्मला सीतारमण जी अपना फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने कहा था कि नए बजट के अंदर, नए साल के अंदर 2021-22 में अभी GST जो रिटर्न है वो सरलीकरण हो गए, यानी कि इजीली आप फाइल कर सकते हो। तो इसके अंदर ये थोड़ा बजट के अंदर QRMP स्कीम नहीं है, लेकिन मैं इसके साथ जुड़ी हुई है, इसके लिए मैं समझाना चाहता हूँ कि क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट QRMP स्कीम जो लॉन्च हुई है, जो 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल है। तो वो किसके लिए एप्लीकेबल है? तो बेसिकली वो स्मॉल टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल है। तो वो स्मॉल टैक्स पेयर की डेफिनेशन क्या है? तो ये लोगों ने कहा है कि जिसका 5 करोड़ से टर्नओवर है पिछले साल में या अप्रैल से लेके दिसंबर तक, जो अभी करंट ईयर चालू है 2020-21, तो उसके अंदर 5 करोड़ से कम है तो वही करदाता, वही टैक्स पेयर ये QRMP स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये QRMP स्कीम किसके लिए एप्लीकेबल है वो हमने देख लिया। उसके बाद QRMP स्कीम के अंदर
आपको रिटर्न कैसे फाइल करना है, तो उसका नाम ही है क्वार्टरली रिटर्न, यानी कि GSTR 1 और 3B जो आप एवरी मंथ अभी फाइल कर रहे थे या क्वार्टरली फाइल कर रहे थे, तो उसका मतलब कि आपको GSTR 1 और 3B दोनों क्वार्टरली फाइल करना है। तो उसकी ड्यू डेट क्या रहेगी, तो जैसे अभी जनवरी टू मार्च, अभी जो क्वार्टर चल रहा है लास्ट क्वार्टर, तो उसका रिटर्न जनवरी टू मार्च का 13 अप्रैल यानी 13th ऑफ नेक्स्ट सक्सेडिंग मंथ ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर, यानी कि 13 तारीख जो है आपका क्वार्टर खत्म होता है, उसका 13 तारीख आपकी लास्ट ड्यू डेट है, तब तक आपको GSTR 1 फाइल करना रहेगा। और GSTR 3B की बात, जिसमें आप टैक्स पेमेंट करते हो, तो वो 22 तारीख उसकी ड्यू डेट है, जो अभी भी है। वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, जैसे गुजरात की बात हो गई तो गुजरात के अंदर 22 तारीख है, राजस्थान दिल्ली की बात कर रहे तो उसके अंदर 24 तारीख है, यानी वो स्टेट टू स्टेट वेरी है। नेक्स्ट, अभी ये QRMP स्कीम के अंदर जैसे क्वार्टरली तो अपना रिटर्न फाइल करेंगे, लेकिन इसमें टैक्स कैसे करना है, क्वार्टरली टैक्स पेमेंट करना है या फिर मंथली, नहीं उसके अंदर मंथली टैक्स पेमेंट करना रहेगा। जैसे अभी हम एवरी GSTR 3B फाइल करने के टाइम पे टैक्स पेमेंट करते थे, तो उसके अंदर दो मेथड दिखाई गई हुई है कि एक सेल्फ असेसमेंट टैक्स मेथड, जो अपनी तरीके से जैसे आपकी आउटवर्ड लायबिलिटी है, आपका जो सेल्स के बिल है, टैक्स लायबिलिटी है, तो टैक्स लायबिलिटी में से इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपकी परचेस की है वो लेस करके आपको जो भी टैक्स आ रहा है सेल्फ असेस, वो अपने हिसाब से आप भर सकते हो। उसकी तारीख है 25th ऑफ सक्सेडिंग मंथ, यानी जनवरी। आपको टैक्स तो हर महीने भरना ही है, तो जनवरी का आपको 25 फरवरी तक आपको टैक्स पेमेंट करना रहेगा। तो उसके लिए पोर्टल पे PMT 6 करके एक चलन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो PMT 06 चलन के दौरान अपना 25 तारीख से पहले आपको टैक्स पेमेंट करना रहेगा। अभी एक दूसरी मेथड भी है, फिक्स सम मेथड, कि अगर आपको ये सेल्फ प्रोसेस नहीं करना है और अप्रोक्सी 35% या 100%, यानी कि 35% मेथड में ऐसा है कि वो ऑटो जनरेट चलन पॉपुलेट हो जाएगा। जैसे अभी जनवरी टू मार्च ये क्वार्टर है, ये क्वार्टर के दौरान पूरे 3 महीने में आपने समझ लो लाख रुपया टैक्स फाइल किया है, 1 लाख रुपीज टैक्स पेमेंट किया है, तो आपका जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा यानी कि अप्रैल टू जून, तो उसके अंदर क्या होगा, आपका जो फर्स्ट मंथ है तो उसके अंदर वो 35% यानी कि 35,000 का ऑटो पॉपुलेट आपका चलन पॉपुलेट पोर्टल पे आ जाएगा, वो आपको 25 तारीख से पहले भरना है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये QRMP स्कीम आपको जरूरत नहीं है कि आप QRMP स्कीम में ही रहे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे एवरी मंथ ही रिटर्न फाइल करना है वॉल्यूंटरीली, तो आप उसको ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट की दोनों स्कीम में। तो QRMP स्कीम के लिए जैसे अभी अप्रैल मई जून ये फर्स्ट क्वार्टर अगर समझ लो है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उसके लिए आपको 1 फरवरी टू 13 अप्रैल यानी कि 30 अप्रैल तक आपको डिसाइड करना है कि ये स्कीम में रहना है कि नहीं रहना है, ऑप्ट इन करना है या ऑप्ट आउट करना है। तो आपके पास चॉइस है। अगर आपने अभी ये देख लिया कि जनवरी टू मार्च में मैं QRMP स्कीम में था और मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, दिक्कत आ रही है रिटर्न फाइल करने में, या फिर सामने वाला सप्लायर मुझे बोल रहा है कि आप टाइम टू टाइम रिटर्न फाइल करें मंथली, तो मैं उसके अंदर नेक्स्ट ईयर के अंदर नेक्स्ट क्वार्टर में मैं चेंज कर सकता हूँ, या क्वार्टर टू क्वार्टर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये स्कीम का मेन बेनिफिट दो ही है कि एक तो आपकी जो पेनल्टी है, जो लेट पेमेंट अपना जो PMT 06 25 तारीख को आपको टैक्स पेमेंट करना रहता है, अगर वो टैक्स पेमेंट 25 की जगह पे आपने 30 तारीख को टैक्स पेमेंट किया, तो आपको जो 2 मंथ है, मंथ 1 और मंथ 2, तो उसके अंदर आपको कोई पेनल्टी या फिर पेनल्टी नहीं लगेगी, लेट फीस नहीं लगेगी। और दूसरी फैसिलिटी ये QRMP में अच्छी तरीके से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पोर्टल पे, जैसे IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, ये पोर्टल पे लॉन्च किया गया हुआ है फॉर बेनिफिट ऑफ QRMP स्कीम। इसके अंदर वो सिमिलर टू GSTR 1 ही है। GSTR 1 में जैसे फाइल करते थे एवरी बिल, B2B जो बिल थे, B2C बिल थे, वो फाइल करते थे, तो इसके अंदर चेंजेस इतना ही है कि आपके जो B2B के बिल है, बिजनेस टू बिजनेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, और आपको जो अमेंड करना है वही आप कर सकते हो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, लेकिन उसकी ड्यू डेट है 13 ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी जनवरी अभी खत्म हुआ, तो उसका अभी रिटर्न फाइल करना हो QRMP स्कीम के अंदर, तो मुझे IFF 13 तारीख यानी कि 13 फरवरी तक
आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि उसकी डेटा आप फीड कर सकते हो, रिटर्न फाइल कर सकते हो आईएफएफ। उसके बाद आपको नेक्स्ट मंथ में फाइल करना पड़ेगा। ओके, अभी हम बात करेंगे ई वे बिल के बारे में। हमने देख लिया क्यूआर एमपीसी रिटर्न कंप्लायंस देख लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट देख लिया। अभी हम बात करेंगे ई वे बिल के बारे में। ई वे बिल वो काफी लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, वो डेली टू डे यूजेबल है, यानी कि बिजनेस एवरी टैक्स पेयर ई वे बिल तो जनरेट करता ही होगा। अगर ई वे बिल में अगर कुछ गलतियां भी होती है तो ध्यान रखिए, उसमें पेनल्टी की प्रोविजन ज्यादा है। आप ई वे बिल आपको कई बार में ले लेते हो, लेकिन ई वे बिल बहुत काफी एविडेंस प्रूफ है कि जो जुरिस्डिक्शन ऑफिसर कोई भी डिपार्टमेंट आप पे कार्यवाही कर सकता है, आपको पेनल्टी ऑफेंस इंटरेस्ट की प्रोविजन है ई वे बिल के अंदर। अभी ई वे बिल में एक कॉमन प्रोविजन तो आपको सबको पता है कि ई वे बिल 50,000 से ऊपर अगर आपकी इनवॉइस वैल्यू है तो आपको उसको मैंडेटरी आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है। फर्स्ट लायबिलिटी आती है सप्लायर पे, जो सेलर है जो सप्लाई कर रहा है उसकी लायबिलिटी आती है। अगर वो उसकी लायबिलिटी नहीं है तो रेसिपिएंट भी उसका फाइल कर सकता है, ई वे बिल बना सकता है। अभी गुजरात के अंदर बात करें, एवरी स्टेट के अंदर हर एसजी, जैसे गुजरात की बात करें तो एसजीएसटी रूल में बताया गया, सितंबर 2018 में एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें मेंशन किया था कि इंट्रा सिटी और इंटर स्टेट। इंट्रा सिटी उसने डेफिनेशन भी बताया था कि इंट्रा सिटी एज पर गुजरात म्युनिसिपल एक्ट उसमें मेंशन किया गया हुआ है कि आपकी जो म्युनिसिपालिटी की म्युनिसिपल जो आपकी एरिया है उसके अंदर अगर आप ई वे बिल नहीं भी बनाओगे 50,000 से ऊपर है तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, आपकी कोई लायबिलिटी नहीं क्रिएट होगी, ये मेंशन किया गया था। अभी हालांकि अभी बजट के दौरान अभी एक नोटिफिकेशन आया था 22 दिसंबर 2020 बजट से पहले, उसमें ई वे बिल में एक चेंजेस था कि 1 जनवरी 2021 से जो अपना 100 किलोमीटर की जो डेली की लिमिट थी उसको बढ़ा के 200 किलोमीटर कर दिया है। यानी कि आपकी ई वे बिल की जो वैलिडिटी थी वो एक दिन की वैलिडिटी 100 किलोमीटर थी पहले, तो उसको बढ़ा के अभी 200 किलोमीटर कर दिया है। अभी ये सेक्शन 129(1) क्लोज क्लोज 1 ए बी में जो ऑफेंसेस है, जो गुड्स ट्रांजिट के दौरान ई वे बिल में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपका गुड्स कन्वेंस के दौरान आपका डिटेन किया जाता है तो उसी के दौरान आपकी पेनल्टी क्या लगेगी, ऑफेंसेस क्या लगेंगे। तो उसके लिए जो बजट में चेंजेस आया था तो इसी के साथ मैं कवर कर लेता हूँ सेक्शन 129(1) क्लोज ए बी, जिसके अंदर पहले क्या था कि अगर आपका गुड्स ट्रांजिट के दौरान अगर आपका गुड्स डिटेन कर लेते हैं डिपार्टमेंट द्वारा तो उसके इस केस में आपको जो पेमेंट होता है, जैसे आपने अगर विदाउट ई वे बिल गुड्स ट्रांजिट किया है या फिर बिल नहीं है और रास्ते में आपका गुड्स डिटेन कर दिया विदाउट बिल के हिसाब से, तो आपको उस टाइम पे अभी अमेंडमेंट से पहले क्या था कि आपको जो टैक्स लायबिलिटी आती थी, जैसे आपका ₹1,00,000 का बिल है उसमें 18,000 रुपीज समझ लो आपका टैक्स की अमाउंट है। तो उसके अंदर अभी तक क्या हो रहा था कि जो 18,000 की टैक्स की अमाउंट है वो प्लस 100% इक्वल पेनल्टी इक्वल टू 100%, यानी कि 18,000 टैक्स प्लस 18,000 पेनल्टी, यानी कि आपको 36,000 आपको पेमेंट करना पड़ता था। अभी प्रपोज किया है नए बजट के अंदर, तो ये बजट के अंदर कहा गया टैक्स की टैक्स वर्ड जो था वो निकाल दिया है। अभी पेनल्टी इक्वल टू 200% ऑफ टैक्स पेएबल, यानी कि आप जो पेमेंट कर रहे हो आपका जो पहले 18,000 था तो उसका आपको जो पेनल्टी की अमाउंट है उसको बढ़ा दिया, यानी कि 36,000, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी गवर्नमेंट के पॉकेट में तो वही अमाउंट आएगी जो पहले आ रही थी, लेकिन कहने का मतलब खाली टैक्स वर्ड निकाल दिया और पेनल्टी को इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड। उस केस में आपका गुड टैक्सेबल हो जरूरी नहीं है, आपका गुड्स अगर ट्रक व्हीकल जो भी कन्वेंस है उसके अंदर सपोज एग्जेम्प्टेड गुड जा रहा है उसके अंदर और आपने बिल जनरेट नहीं किया है तो आप पे क्या लाइबिलिटी आ सकती है। तो उस केस में पहले क्या था 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड और 25,000 विच एवर इज लेस। अगर जो ट्रक का जो गुड्स का ओनर है वो सामने से वहां पे पहुंच जाता है पेनल्टी भरने के लिए तैयार हो तो उस केस में 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड और 25,000
कहा है कि कंक्लूजन में यही निकलता है कि आपकी जो पेनल्टी थी वो 100% से लेके 200% तक बढ़ाया गया हुआ है। यानी अभी ई-वे बिल जनरेट करने के टाइम पे आपको खास तकीदारी रखनी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा ध्यान से कि इसमें अगर कोई भी गलती रह गई तो आप पे प्रोविजन आ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये सेक्शन आया सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज AA, वो इंसर्ट किया गया हुआ है। वो काफी जब जुलाई 2017 जब जीएसटी आया तब से यही इश्यू चल रहा था कि जो क्लब एसोसिएशन पे जीएसटी की लायबिलिटी कैसे आएगी। तो एक्चुअली पहले सप्लाई की डेफिनेशन में ऐसा माना जाता था कि क्लब का जो मेंबर है और क्लब वो दोनों अलग अलग व्यक्ति नहीं है, वो दोनों अलग अलग पर्सन नहीं है। यानी कि अगर एक पर्सन दूसरे अनदर पर्सन को सर्विस दे रहा है तो उसमें जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। तो अभी तक सप्लाई की डेफिनेशन में ये वर्ड इंसर्ट नहीं था। तो अभी ये लोगों ने क्या कह दिया, सेक्शन 7(1)(a) लाते हुए डेफिनेशन ऑफ सप्लाई उसके अंदर ही वर्डिंग चेंज कर दिया और उसके अंदर गवर्नमेंट ने एक स्टैंड दे दिया कि कोई भी क्लब, कोई भी एसोसिएशन अपने मेंबर से जो भी सर्विस दे रही है या फिर उससे कुछ भी ले रही है अमाउंट कंसिडरेशन, तो उस पे जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। वो भी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। यानी ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डाला हुआ है अभी के बजट के अंदर, प्रपोज किया हुआ है। हालांकि अभी वो इंशर्ट नहीं हुआ है, वो प्रपोज हुआ है, लेकिन ये काफी लिटिगेशन वाला इश्यू है। जब भी वो इंशर्ट करेंगे तो काफी सारे लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट। अभी हम बात करेंगे सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 यानी कि जीएसटी ऑडिट। वो अभी सबकी आपको पता ही होगा, मीडिया के अंदर, पेपर के अंदर सभी आपने पढ़ लिया होगा कि अभी जीएसटी ऑडिट की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सेक्शन क्या था, सेक्शन के अंदर जीएसटी ऑडिट आपको अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ की लिमिट थी उसको बढ़ा के अभी 5 करोड़ किया था कि फिनेंशियल ईयर 2018-19 और 19-20 उसको नोटिफाई किया था गवर्नमेंट ने कि आपको 5 करोड़ से ऊपर अगर टर्नओवर है तो आपको जीएसटी ऑडिट करवाना पड़ेगा बाय सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट 9 से सर्टिफाइड करवाना पड़ेगा। ये बजट के दौरान ये बड़ा सेक्शन ये लोगों ने ओमिट कर दिया। ये लोगों ने मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट थी जीएसटी ऑडिट की वो लोगों ने निकाल दिया। और लेकिन अभी हालांकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स का हालांकि अभी ट्वीट था, क्लैरिफाई किया कि अभी जो 19-20 का जो जीएसटी एनुअल रिटर्न और फाइल करना है तो उसके अंदर आपको ऑडिट तो करवाना पड़ेगा। जब ये सेक्शन प्रपोज होगा, इंशर्ट होगा एक्ट के अंदर, तभी ये जो प्रोविजन है सेक्शन 35(5) वो निकल जाएगा। नेक्स्ट। सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 यानी कि जीएसटी एनुअल रिटर्न, ये उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। एनुअल रिटर्न और ऑडिट दोनों साथ साथ में इंटरलिंक है जैसे, लेकिन ये सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 को काफी मॉडिफाई कर दिया। पहले क्या था, पहले जीएसटी एनुअल रिटर्न ही फाइल करने थे, लेकिन अभी सभी टैक्स पेयर को जीएसटी एनुअल रिटर्न के साथ साथ आपको सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देना रहेगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स पेयर की होगी। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है कि आपका जीएसटी एनुअल रिटर्न में पहले आप जो फिगर डाल रहे थे और उसका सर्टिफाइड या जीएसटी ऑडिट सीए से करवा रहे थे, लेकिन अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट ने शिफ्टेड टू टैक्स पेयर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका जो स्टेट्यूटरी ऑडिट है, टैक्स ऑडिट है, उसके अंदर आपने जो सेल्स के फिगर दिखाए हुए वो और एनुअल रिटर्न जीएसटी के अंदर वो दोनों कंपैरिजन, रिकंसिलेशन, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिकंसिलेशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स पेयर की रहेगी, करदाता की रहेगी। वो काफी प्रोविजन बनाया हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बढ़ेगी। नेक्स्ट। ये सेक्शन आया सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 प्रोविजो, इंटरेस्ट ऑन नेट कैश लायबिलिटी। ये सेक्शन गवर्नमेंट का काफी अच्छा स्टेप माना जाएगा, क्योंकि जब से ये जीएसटी आया तब से लोगों के मन में एक ही डर था, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफिसर
ये लोग क्या कर रहे थे, नोटिस के अंदर जो आपकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आती थी, अगर कुछ प्रोसीडिंग चल रहे या फिर कुछ आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है, फ्रीबी में आपने टैक्स नहीं भरा है, वो आपका सेल्स है, एडिशनल सेल्स है, तो उसमें ये लोग क्या कर रहे थे कि ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे सेक्शन 51 के दौरान। लेकिन ये सेक्शन को मॉडिफाई कर दिया, ये सेक्शन के अंदर कह दिया कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, जब से जीएसटी आया है तब से लेके अभी तक आपको ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट नहीं काउंट करना है, उस पे आपकी जो नेट कैश लायबिलिटी आती थी, सपोज एक एग्जांपल की बात करें कि अगर कोई टैक्स पेयर है, उसका 1 लाख रुपीज एडिशनल टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, तो डिपार्टमेंट पहले क्या कर रहा था कि 1 लाख जो लायबिलिटी आ रही है, उसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट भी है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर, लेकिन वो क्या कर रहा था, 1 लाख पे ही इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था 18% जो भी है सेक्शन 51 के दौरान, तो वो ग्रोस टैक्स लायबिलिटी पे काउंट कर रहा था। लेकिन डिपार्टमेंट में काफी सारे रिप्रेजेंटेशन गए, जीएसटी काउंसिल में गए कि आप जो भैया मेरे क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है मेरे पास, तो आप क्यों खामखा इंटरेस्ट चार्ज करो मेरी ग्रोस टैक्स लायबिलिटी पे। तो अभी ये सेक्शन के लाने के बाद क्लैरिफाई हो गया कि अभी ग्रोस टैक्स लायबिलिटी नहीं लगेगा, नेट कैश लायबिलिटी अगर आपका टैक्स आ रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका नहीं है पोर्टल पे उस टाइम पे, तो आपको नेट कैश लायबिलिटी पे ही टैक्स इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। लेकिन ये सेक्शन के अंदर एक देखा जाए तो एक्सेप्ट वेयर सच रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एनी प्रोसीडिंग, सेक्शन 73 एंड 74, यानी ये सेक्शन ऐसा कहना चाहता है कि आपके सेक्शन 73 और 74 ये सेक्शन के अंदर अगर आपकी कोई प्रोसीडिंग चल रही है, कुछ फ्रस्ट्रेट हो रहा है या बोगस बिलिंग हो रहा है या फिर एक्सवाइड आपने इंटेंशनली अगर कोई गलती की है, रॉन्गफुल अवेलमेंट किया हुआ है आईटीसी का, तो उस टाइम पे आपको ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी इंटरेस्ट लगेगा, ना कि नेट कैश लायबिलिटी। ये काफी गुड स्टेप है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट, अभी हम बात करेंगे सेक्शन 107 सबसेक्शन 6, यानी कि प्री डिपॉजिट फॉर फाइलिंग अपील बिफोर फर्स्ट अपील अथॉरिटी, यानी ये नया इंसर्ट किया हुआ है कि अभी तक अपील के अंदर जाने के लिए फर्स्ट अथॉरिटी के लिए अंदर परसेंटेज जो पहले 10% था एक्साइज के अंदर और अदर लॉ के अंदर, तो वो अभी बढ़ा के 25% कर दिया है। डिस्प्यूटेड जो अमाउंट है पेनल्टी की, उसमें बढ़ा दिया है कि 25% आपकी जो पेनल्टी की अमाउंट है, आपके जो ऑर्डर आए हुए उसके अंदर जो पेनल्टी की अमाउंट है उसका 25% आपको बाय केस भरना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपील में जा सकते हो। तो ये कौन से केस के अंदर है कि सेक्शन 129 का जो ऑफेंस लगेगा, डिटेंशन ऑफ सीजर ऑफ कन्वेंस, यानी कि गुड्स ट्रांजिट के दौरान अगर आपका डिटेन किया हुआ है, उस दौरान आपको अगर अपील में जाना है तो 25% आपको पेनल्टी का भरने के बाद ही आप जुरिस्डिक्शन ऑफिसर या फिर उसके रैंक के ऑफिसर जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, अपील फाइल करना है तो उसमें 25% आपको मिनिमम भरना पड़ेगा। बिफोर अमेंडमेंट वो 10% ऑफ टैक्स लायबिलिटी था डिस्प्यूट के केस में, जो उसको बढ़ा के 25% किया, वो भी हार्डशिप टू टैक्स पेयर ही है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम बात करेंगे जैसे 129 डिटेंशन सीजर ऑफ एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट, यानी ये ऑफेंसेस है जो गुड्स ट्रांजिट के दौरान आपको अगर आपने मिसबिहेव किया है या फिर आपने कुछ गलती से टैक्स इनवॉइसेस नहीं बनाए हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो उस टाइम पे अंडर इनवॉइसिंग है, तो ये टाइम पे आपका सेक्शन 129 130 आपको प्रोविजन लगेगा। तो ये प्रोविजन सिंपली हमने 129(1) ऑलरेडी हमने ईवे बिल में कवर कर लिया है। तो हम बात कर रहे हैं सेक्शन 129(2), जैसे अगर गुड ट्रांजिट के दौरान पहली चीज है कि अगर आपको रास्ते में अगर गुड डिटेन होता है तो आप पे ऑफेंस क्या लगेगा, आप पे पेनल्टी क्या लगेगी। तो पहले 3 तरीके से पेनल्टी प्रोविजन था उसके अंदर। पहला प्रोविजन ये था कि आप जो भी टैक्स की अमाउंट है, टैक्स प्लस पेनल्टी 100%, यानी 200% आप टैक्स की अमाउंट का पकड़ लो, तो वो आप पेमेंट करके आप गुड रिलीज कर सकते थे। दूसरा ऑप्शन ये था कि सेक्शन 129(2) में था कि अगर आपका जो वहां पे ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर है, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है, अगर वो बॉन्ड और बैंक गारंटी एज अ सिक्योरिटी रख के भी आपका गुड रिलीज करवा सकता था। जो सेक्शन था 129 सबसेक्शन 2, उसको ये बजट के अंदर ऑमिट कर दिया, यानी कि नलीफाई में से ये सेक्शन निकाल दिया। अभी कोई भी ऑफिसर आपका गुड्स जो भी है ट्रांजिट के दौरान
जो डिटेन किया हुआ है वो बॉन्ड और बैंक गारंटी के सिक्योरिटी को ये वैलिड नहीं मानेगा, और उसको उसके लिए वो आपको कंपलसरी जो पेनल्टी की अमाउंट है वो जब तक आप नहीं भरोगे बाय कैश तब तक वो गुड रिलीज नहीं होगे। ये दिन प्रतिदिन काफी हार्डशिप हो रहा है। अभी सेक्शन आया 129 सबसेक्शन 4। ये बजट के दौरान आपका जो भी गुड्स, यही है कि टैक्स और इंटरेस्ट की पहले बात हो रही थी कि जब तक आप टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी ये तीन चीज नहीं भरोगे तब तक आपका गुड रिलीज नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सेक्शन 129 सबसेक्शन 4 था, उसके अंदर मेंशन किया टैक्स और इंटरेस्ट की आर नॉट एप्लीकेबल, ओनली आपको जो पेनल्टी मेंशन किया हुआ है वो पेनल्टी आप भर दोगे बाय कैश तो आपका वो गुड रिलीज वहां से हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी हम बात कर रहे हैं, पेपर में भी आ रहा है, न्यूज़पेपर में सभी पढ़ ही रहे हो कि दिन प्रतिदिन कमिश्नर ऑफिसर, जुरिडिक्शनल ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर, जो भी डिपार्टमेंट है उसको पावर, काफी वाइड पावर दिया हुआ है। वो सेक्शन 151 में भी हमें पता चलेगा कि सेक्शन 151 क्या कहता है, पावर टू कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स, यानी द कमिश्नर और ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम, यानी ये सेक्शन ये कहना चाहता है इन शॉर्ट में कि कोई भी जुरिस्डिक्शन ऑफिसर या फिर उसके अपॉइंट किए हुए कोई भी ऑफिसर आपसे या फिर आपके जो केस से जुड़े हुए किसी भी पर्सन से वो कोई भी इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है। अभी जो ये पावर काफी वाइड है। अगर ये पहले तो क्या था कि अगर आप पे कुछ सेक्शन 73, 74 कुछ प्रोसीडिंग चल रही है, आपकी कुछ वहां पे सर्च हुआ है, तो वो इंफॉर्मेशन ओनली आपके रिगार्डिंग पे सीमित था कि आपसे ही इंफॉर्मेशन वो ले सकते हैं। लेकिन अभी इतना पावर दिया हुआ है कि अगर आपके वहां पे सर्च हुआ है और अगर आपसे जुड़े हुए किसी भी पर्सन से अगर बिजनेस रिलेशन या फिर किसी भी ट्रांजेक्शन अगर दिखाई दे रहे हैं और वो रीजनेबल टू रीजन टू बिलीव उसको लगे ऑफिसर को कि नहीं इसमें भी सर्च होना चाहिए या फिर कॉल टू इंफॉर्मेशन मंगवानी चाहिए, तो वो ही हैज पावर कि वो पर्सन से भी आपके लिए इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है या फिर उसकी इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है। इतने सारे वाइड पावर अभी दिए गए हुए सेक्शन 151 के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हमने ये बात कर लिया सीजीएसटी एक्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो जीएसटी में था 2017, उसके अंदर इतने सेक्शन में चेंजेस था, और 2-3 सेक्शन है, लेकिन जो मुझे लगा कि आपको बिजनेस यूजफुल है वो सेक्शन मैंने एक्सप्लेन किया। अभी आईजीएसटी एक्ट, उसके अंदर एक सेक्शन के अंदर चेंज किया गया है, अमेंडमेंट इन सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, यानी कि जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई आपको शायद पता ना हो या फिर बिजनेस यूज कर ही रहे, फिर भी जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है, इसमें 2 कंडीशन होती है कि आइदर एक्सपोर्ट ऑफ गुड और सर्विस और बोथ, और सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज टू एसईजेड, यानी एक सिंपल सी लैंग्वेज कि अगर आप इंडिया से बाहर कोई माल एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो जीरो रेटेड सप्लाई है। और दूसरा, आप एसईजेड के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आपके पास में जो कोई एसईजेड है, यूनिट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो उसके अंदर आप सप्लाई कर रहे हो तो वो दोनों चीज जीरो रेटेड सप्लाई में कवर होता था। और वो दोनों चीज 2 कंडीशन पे आप जीरो रेटेड सप्लाई कर सकते थे। पहला कंडीशन ये था कि आप एलयूटी यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और बॉन्ड, उसके साथ आप विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी आप जीरो रेटेड सप्लाई कर सकते थे। और दूसरा एक ऑप्शन ये था कि आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि आप आईजीएसटी का पेमेंट करो और उसके बाद रिफंड ले लो। तो ये प्रोविजन लाया हुआ है। इस प्रोविजन में ऐसा कहा गया है कि आपका जो पेमेंट था, अभी क्या हो रहा था, नेक्स्ट स्लाइड, अभी ऐसा हो रहा था कि डिपार्टमेंट ने इसमें कोई इनपुट डाला नहीं था, आप पेमेंट करो और रिफंड ले लो। लेकिन ये बजट के दौरान एक थोड़े दिन पहले ही रूल 96 बी करके एक लाया गया था, उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन डाले थे। जैसे अपने रूल 37 में नॉर्मल जो सप्लाई करते हैं उसके अंदर बताया गया कि अगर 180 दिन के अंदर अगर आपका पेमेंट नहीं हो रहा है, आपसे सप्लायर को पेमेंट नहीं हो रहा है, तो उस परचेस का जो टैक्स की अमाउंट है वो आपको गवर्नमेंट को रिटर्न करनी पड़ेगी, यानी रिवर्स करना पड़ेगा। जब भी आप उसको पेमेंट करोगे तब उसकी आपकी क्रेडिट ले सकते हो। तो वही सेम प्रोविजन यहाँ पे डाला गया इन जीरो रेटेड सप्लाई यानी कि एक्सपोर्ट वाले केस में, कि कई बार क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज, हम माल एक्सपोर्ट करते हैं, सप्लाई एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां पे
फॉरेन रेमिटेंस में हमारा पैसा यहाँ पे इंडिया में फेमा एक्ट के दौरान जो कुछ गाइडलाइन है कि इतने टाइम के अंदर फेमा एक्ट में कि इतने टाइम में पैसा आना चाहिए, अगर वो नहीं आ रहा है तो गवर्नमेंट कह रही है कि जो हमारा जो आपने रिफंड ले लिया इनपुट का वो हमें वापस दे दिए विथ इंटरेस्ट। सेक्शन 50 के अंदर 18% जो रेट लिखा हुआ है वो ब्याज के साथ हमें पैसा वापस कर दीजिए। लेकिन इसके अंदर ये लिटिगेशन है, इसके अंदर मेंशन नहीं किया गया है कि रूल 37 की तरह कि आप जब भी उसको वापस पेमेंट करोगे तब आपको क्रेडिट मिलेगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि फॉरेन रेमिटेंस जब आपका जो टाइम लिमिट है उसके बाद आएगा तो आपको क्रेडिट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, लेकिन मिलनी चाहिए। ये सेक्शन के अंदर ये गवर्नमेंट ने ये चेंजेस लाया हुआ है कि अभी तक क्या हो रहा था कि एलयूटी और बॉन्ड के साथ सप्लाई कर सकते थे और या फिर आप पेमेंट के साथ सप्लाई कर सकते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपको गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाइड क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेंशन करेंगे, प्रपोज करेंगे, वही गुड्स आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर सप्लाई कर रहे हो एसीजेड के अंदर तो ही आप विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी के साथ सप्लाई कर सकते हो, वरना आपको एलयूटी और बॉन्ड के साथ ही सप्लाई करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो जो ऑप्शन था एवरी टैक्स पेयर के पास के विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी टैक्स और बाद में रिफंड लेना, तो वो गवर्नमेंट ने हटा दिया। नेक्स्ट, अभी हमने एक चेंजेस जीएसटी के अंदर काफी आए नहीं थे, तो इसके हिसाब से मैंने जो सेक्शन जो डायरेक्टली बिजनेस के साथ रिलेटेड थे, इनपुट टैक्स की बात है, ई वे बिल की बात है, तो वो रेगुलर जो अपना यूज था तो उसके अंदर जो भी चेंजेस थे वो काफी डे बाय डे में काफी इंप्रूवमेंट आ रहा है पोर्टल के अंदर भी, और कायदे इतने स्ट्रिक्ट भी हो रहे। तो सभी टैक्स पेयर से रिक्वेस्ट है कि अपने कंप्लायंस इस टाइम पे करें और प्रॉपर करें, और अच्छी तरीके से जीएसटी में अभी आए हैं तो रहना तो पड़ेगा ही। तो इसी के साथ में मेरा जीएसटी में जो अपडेट था बजट के अंदर वो मेरी स्पीच को विराम देता हूँ, और आगे का जो भी माइक है वो हार्दिक सुरानी को ओवर करता हूँ।